वेलकम टू एसजे क्लासेस। एसजे क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो इंडियन पॉलिटी पे स्टार्ट सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम हर टॉपिक को इस प्रकार कवर करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग ना होकर रिवीजन होगा, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको शॉर्ट टाइम वीडियो के द्वारा हर चैप्टर को क्लियर करेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको बहुत कम समय लगे। और इस वीडियो के थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं, इससे आपका समय और बच सकता है। क्लास बाइलिंगुअल होगी, मेजर पार्ट हिंदी में कवर किया जाएगा, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का पहला वीडियो लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कब और क्यों आए, और ब्रिटिशरों द्वारा भारत में उस समय मतलब आज़ादी से पहले कौन से रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे जिनसे वे इंडिया पर शासन करते थे। और यह भी जानेंगे कि कैसे इन रूल्स और रेगुलेशंस ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि भारत को आज़ादी और संविधान निर्माण की स्थिति तक पहुंचाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके टाइम पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में किस फॉर्म में आते हैं। इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी रूल का स्टडी करेंगे, तो 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक चलता है। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्राउन रूल के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मतलब क्राउन रूल, सीधा क्राउन का शासन भारत पे स्थापित होता है, सीधा रानी के द्वारा शासन स्थापित होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का समूह था जो ईस्ट रीजन में भारत, चाइना, इन सब रीजनों में ट्रेड करने चाहते थे। तो इस ट्रेड का उद्देश्य से ये ग्रुप 1899 में इनके समूह हुआ और 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आई। इसको व्यापार करने का अधिकार रानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा प्राप्त हुआ था। और ये सिर्फ व्यापार करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था, इसे ईस्ट रीजन में मोनोपोली द्वीप प्रदान किया गया, मतलब एक अधिकार प्रदान किया गया। कोई दूसरी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकती थी। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कंपनी के जो गवर्नेंस, जो कंपनी का जो शासन था, कंपनी कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी, तो उसके लिए एक गवर्नर को नियुक्त किया गया था और उसके अंतर्गत और डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया था। शुरू में कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, इनका कोई शासन करने का या कब्जा करने का शुरू में कोई मोटिव नहीं था, इसी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जो मुग़ल बादशाह शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होती है, जिसके कारण 1765 में मुग़ल बादशाह शाह आलम को बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार, राइट टू टैक्सेशन, रेवेन्यू के अधिकार और सिविल जस्टिस के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने पड़ते हैं। और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। 1765 से लेकर 1772 तक भारत में डायरकी मतलब द्वैत शासन रहता है, मतलब दोहरा शासन रहता है। जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है वो मुग़ल नवाब के ऊपर होती है। जो रेवेन्यू का जो काम होता है, टैक्स कलेक्शन, ये सारे काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम कंपनी रूल जो 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और यह जानेंगे कि दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए किस प्रकार के रूल और रेगुलेशन लागू किए। तो कंपनी रूल की सीरीज़ में जो पहला एक्ट आता है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जानते हैं कि इस एक्ट में क्या थे, इसकी क्या विशेषताएँ थी। दरअसल कंपनी को संचालित करने मतलब रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और इस एक्ट के माध्यम से ही कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, राजनीतिक और प्रशासनिक काम, उनको पहचाना गया है। इस एक्ट के थ्रू भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दरअसल ब्रिटिश के आने से पहले भारत बहुत सारे छोटे छोटे शासकों में बटा हुआ था। कहीं पे मुग़लों का शासन था, कहीं पे मराठों का शासन था। तो जब ब्रिटिश आई तो उन्होंने पूरे देश को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, कब्जे करने के उद्देश्य से ही। इसमें गवर्नर, बंगाल के गवर्नर
जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो गवर्नेंस के लिए बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके अंडर में बनाई गई। पहले ऐसे गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर चीफ जस्टिस होते हैं। इसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सर एलिजा इम्पे होते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के जो वर्कर्स थे या कंपनी के जो लोग थे, उन पे प्राइवेट ट्रेड करने पे, किसी से प्रेजेंट लेने पे और ब्राइड्स यानी घूस लेने पे रोक लगा दी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी संस्थान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियाँ थी उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देता था। इस सीरीज़ में अगला जो एक्ट आता है वो आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट के द्वारा 1773 में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद, उसके कर्मचारी, उनके जो ऑफिशियल वर्क थे, कंपनी के अधीन जो काम करते थे, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन एरिया होता है, न्याय क्षेत्र, उससे वो मुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट उनके कामों पे किसी तरह का रोक बंधन या किसी तरह की दंड विधान का कोई प्रावधान नहीं कर सकता था। इसी एक्ट के थ्रू रेवेन्यू को भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर रखा गया और सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता के सभी निवासियों के ऊपर न्याय क्षेत्र का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि कोलकाता के जो भी क्षेत्र में जो भी लोग होंगे, उनसे जो भी न्याय संबंधी जो भी प्रश्न होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट धर्म के हिसाब से उनके पर्सनल लॉ के अनुसार न्याय करेगा। हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और इस्लाम के लिए इस्लाम पर्सनल लॉ का प्रयोग करेगा। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि प्रोविंशियल कोर्ट जो होंगे, प्रांतीय कोर्ट, वो सिर्फ गवर्नर जनरल को ही किसी मामले में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार उनके पास नहीं था और गवर्नर जनरल की परिषद को प्रोविंशियल कोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो होता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क होते हैं, राजनीतिक और वाणिज्यिक काम जो होते हैं, उनमें अंतर किया गया। इस एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार जो कंपनी ने जो क्षेत्र पे कब्जे कर रखे थे उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब ब्रिटिशों ने ये स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने भारत पे कब्जा कर रखा है। और इसी एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नागरिक और सैनिक गतिविधियों, सिविल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में कंपनी को डायरेक्ट करता था और उसके अनुसार ही कंपनी को कोई काम करना पड़ता था। तो इस कंपनी रूल के अंदर भी भारत में दोबारा से डबल गवर्नमेंट की स्थापना होती है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई, वो तो कंपनी के पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, वो कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करता था। इस सीरीज़ में अगला जो एक्ट आता है वो आता है एक्ट्स ऑफ 1786। इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 डिमांड रखते हैं। पहली डिमांड कि उनको कुछ स्पेशल केस में जो काउंसिल द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे उनको ओवररूट करने या मतलब निरस्त करने का अधिकार दिया जाए, और दूसरी डिमांड कि उनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो मुख्य निर्णय रूल बनाए गए थे वो सिर्फ यही 2 थे। तो अगला जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1793। इसके अंदर पहला निर्णय तो ये लिया गया कि जो गवर्नर जनरल को जो ओवररूट करने की शक्ति दी गई थी, काउंसिल के निर्णयों को जो निरस्त करने की शक्ति दी गई थी, वो आने वाले फ्यूचर में आने वाले सारे गवर्नर जनरल को विस्तार कर दिया गया था। मतलब जो भी गवर्नर जनरल बनेगा उसको ये शक्तियाँ मिल जाएगी। दूसरा ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास को कंट्रोल करने के लिए और पावर बढ़ा दी गई उनकी। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने को जो एकाधिकार मिला हुआ था, ट्रेड मोनोपोली, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
इस एक्ट में ये भी कहा गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक कि उसे नियुक्त ना किया जाए। मतलब कमांडर इन चीफ स्वयं काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकता था जब तक उसे गवर्नर जनरल उसका सदस्य नियुक्त ना करे। इस एक्ट में ये भी नियम बनाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर को भुगतान होगा, जैसे सैलरी हो गया, अदर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होंगे वो सारे इंडियन रेवेन्यू से ही किए जाएंगे। मतलब पहले तो ब्रिटिश भारत से टैक्स वसूलेगी और उसी टैक्स का यूज़ करके भारत पे शासन करेगी। इस सीरीज़ में अगला जो एक्ट आता है वो होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया जाता है वो ये होता है कि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, मतलब भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार उसे प्राप्त था, उसे समाप्त कर दिया जाता है। मतलब भारत में अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके व्यापार कर सकती थी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे अब भी थे जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी, एकाधिकार उनका अब भी था। जैसे ट्रेड इन टी, ट्रेड इन चाइना, जैसे चाय का व्यापार हो गया, चाइना के साथ व्यापार करना, तो इन दोनों क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी। और इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अंदर जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश सरकार की जो संप्रभुता था, कंट्रोल था, उसको और बढ़ाया गया। एक बहुत पूर्ण इम्पोर्टेंट जो निर्णय और लिया गया इस एक्ट के द्वारा वो ये था कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को आने की परमिशन दी गई, क्रिश्चियन मिशनरीज को। और कारण ये बताया कि वो भारत में आकर लोगों को जागरूक करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, लोगों को एनलाइटमेंट करेंगे और वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने का भी एक प्रयास किया गया। इसके लिए 1 लाख रुपए के फंड की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के द्वारा जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको लोगों पर कर लगाने और उन्हें पनिशमेंट करने की शक्ति प्रदान की गई। इस एक्ट में, इस सीरीज़ में जो अगला एक्ट आता है वो होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। पहला ये एक्ट ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन में लाया गया था। मतलब ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ, केंद्रीकरण की तरफ था। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सारी शक्तियाँ किसी एक संस्था में या किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाती है। और इसके विपरीत जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें शक्तियों को बहुत सारे स्तरों पर बांट दिया जाता है। तो केंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ ये, तो दरअसल हुआ क्या, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और सारी जो शक्तियाँ होती है, जो सिविल और मिलिट्री शक्तियाँ जो होती है, नागरिक और सैनिक शक्तियाँ, वो भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ने पूरे भारत में भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनके शासन के दौरान ही 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, जिसने पूरे भारत में सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। सती प्रथा को बैन करवाने में राजा राममोहन रॉय का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को जो विधायिका शक्ति प्राप्त हुई थी उनसे वो शक्तियाँ छीन ली जाती है, उनको उन शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है। एक प्रावधान और किया गया कि इस एक्ट के आने से पहले जो कानून और नियम बनाए गए थे उन्हें तो रेगुलेशन कहा गया, और इस एक्ट के बाद और इस एक्ट के द्वारा बनाए गए नियम को एक्ट कहा गया। मतलब हुआ यह कि कानून को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक रेगुलेशन जो इस एक्ट पहले आए थे और इस एक्ट के बाद जो भी आएंगे उन्हें एक्ट कहा गया। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया गया, प्रशासनिक संस्था में। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार न करके भारत में प्रशासन करने वाली कंपनी के रूप में बन गई। इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण परंतु एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया, प्रयास किया गया, वो था कि सिविल सर्विस की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन का प्रावधान किया गया। और ये भी किया गया कि इसमें भारतीयों को मौका मिलना चाहिए, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। इस सीरीज़ में अगला जो एक्ट आता है वो कंपनी रूल के अंदर लास्ट एक्ट है और वो था चार्टर ऑफ 1853। ये कंपनी के शासन के अधीन लास्ट एक्ट है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद को और कार्यपालिका के काम जो थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क, उनको अलग अलग कर दिया। और गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 सदस्यों को और शामिल किया गया। इसे मिनी पार्लियामेंट या सेंट्रल काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इस एक्ट के माध्यम से, इसे इंडियन सिविल सर्विस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति की स्थापना भारत में सिविल सर्विस प्रतियोगिता में एक ओपन कंपटीशन
का प्रावधान किया गया और ये भी प्रावधान किया गया कि इसमें भारतीय भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सके प्रतियोगिता में। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को और विस्तार कर दिया, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। इसने इस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में लोगों को, स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला। मतलब इस एक्ट में लोकल पीपल जो थे, लोकल स्थानीय लोगों थे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। ये कंपनी रूल के इसके द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यों में से 4 सदस्य को बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतों से चुना गया। यह कंपनी रूल के अंडर लास्ट एक्ट था। इसके बाद क्राउन रूल शुरू होता है। क्राउन रूल मतलब डायरेक्ट शासन ब्रिटिश का या रानी के द्वारा शासन। तो क्राउन रूल के अंतर्गत जितने भी एक्ट लाए जाएंगे उनका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आखिर में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं ताकि हमारी जो अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।